Hello, student. I am Azhar sir, and once again, you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल जी, उम्मीद हमेशा यही करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा आप सभी को मालूम है कि कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर मैंने जो बैच लॉन्च किया है, उस बैच का नाम है प्रारंभ बैच। और इस बैच के अंदर हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, इस नए एकेडमिक ईयर में विद द इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए, आप अगर मैं कोई लेक्चर अटेंड करते हो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपकी राइटिंग स्किल जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा मार्क्स आपका रिफ्लेक्ट करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर मैं आपकी राइटिंग स्किल सही नहीं है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, फिर भी मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप पहला काम करेंगे, अपनी राइटिंग स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पर जो पहला चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 10th में, उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेसेस। और इस चैप्टर में एनसीईआरटी आपकी कुछ बेसिक और फंडामेंटल बातें कहती है। तो मैंने उस पूरे पेज को ही आपके सामने रख दिया है कि पहले ये पूरा पेज मैं आपको समझा लूं, फिर क्या करना है, एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और एक एक टॉपिक आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी आपकी जो बेसिक और फंडामेंटल बातें कहती है अबाउट द ऑर्गेनिज्म, वो क्या क्या बातें हैं भाई, थोड़ा इसको जो है देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस का, ऐसा कह लीजिए ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें एनसीईआरटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ बातें कह रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे चैप्टर की जर्नी को। ठीक, क्या लिखा है? हाउ डू वी टेल द डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है स्टूडेंट, हम ये कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई चीज लाइव है, ठीक है, कह लीजिए लिविंग है या नॉन लिविंग है। हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। फिर एनसीईआरटी आपकी क्या कह रही है कि इफ वी सी अ डॉग रनिंग, जब हम देखते हैं कि डॉग क्या कर रहा है भाई, दौड़ रहा है, ठीक, और काऊ चेविंग कट, काऊ क्या कर रही है भाई, चेविंग कर रही है, जुगाली जिसे कहते हैं, ठीक, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, है ना, गलियों में, रास्तों पर क्या हो रहा है भाई, आदमी बहुत तेज से चिल्ला रहा है। ये सारी एक्टिविटी देख के हम पहचान लेते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लाइव है, जिंदा है। डॉग अगर में रन कर रहा है, काऊ चेविंग कर रही है, ह्यूमन जो है क्या कर रहा है, ह्यूमन क्या कर रहा है यहाँ पर भाई, शाउटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी देख के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है। देन आफ्टर आपकी एनसीईआरटी कहती है वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स व्हाट if the dog or the cow or the man were asleep। अच्छा भाई, ऐसा क्या हो गया कि अगर मैं मान लीजिए कि मैन, आदमी, डॉग और काऊ सो रहे हो, क्या हो रहे हो, सो रहे हो, तब कैसे मालूम करेंगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? क्योंकि वहां पर मैन अब भाई क्या नहीं कर रहा है, शाउटिंग नहीं कर रहा है, काऊ जो है चेविंग नहीं कर रही है, बात समझ में आ रही है, डॉग जो है रनिंग नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जब वो ऑर्गेनिज्म स्लिप की कंडीशन में है, तब कैसे पता करेंगे कि एक्चुअल में वो लाइव है कि नहीं है? फिर आपकी एनसीईआरटी कह रही है वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वेर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। भाई, जब काऊ, डॉग और ह्यूमन स्लीप की कंडीशन में है तो एक्चुअल में वो लाइव है, हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि वो ब्रीदिंग करेंगे, क्या करेंगे, सांस लेंगे। तो उसके इस फिनोमेनन से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म लाइफ की कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? जिंदा है, लाइव है।
बात समझ में आ रही है। फिर एनसीईआरटी कहती है व्हाट अबाउट द प्लांट, लेकिन प्लांट के केस में हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई प्लांट लाइव है, जिंदा है? तो आपके दिमाग में आंसर होगा सर जो प्लांट ग्रीन होगा उसको हम लाइव कह देंगे, जो ग्रीन नहीं होगा उसको हम डेड मान लेंगे। यही आपके एक जनरल जो आइडिया आप लगाओगे, आप यही लगाओगे ना कि प्लांट की कंडीशन में ग्रीन प्लांट को लाइव मान लेंगे। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? ठीक है, हम कैसे ये जान सकते हैं कि भाई प्लांट जिंदा है, अलाइव है? ठीक है, वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से। भाई हम यही नहीं कहते हैं कि पौधे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, उनकी पत्तियां ग्रीन होती है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो क्या है, अलाइव है। लेकिन बट व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव और द कलर्स अदर देन ग्रीन? भाई कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं प्लांट में जो कि ग्रीन नहीं होती हैं। भाई सब पौधों की पत्तियां ग्रीन नहीं होती हैं, कुछ का कलर ग्रीन से अलग भी होता है। तो उस कंडीशन में हम कैसे मानेंगे कि वो प्लांट अलाइव है? बात समझ में आ रही है? वो प्लांट जो है लिविंग है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? एक्चुअल में जो जनरल क्राइटेरिया, आप जो पौधों की पत्तियां देखते हो सभी की ग्रीन होती है, लेकिन अगर में कुछ पौधे ऐसे हो जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? फिर आप एनसीईआरटी क्या कह रही है यहां पर, दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। Some will say, in other words, we tend to the think that some sort of a movement, either growth related or not, as the common evidence for being alive. But the plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So, using visible movement as the determining characteristics of the life is not enough. देखिए ये क्या कह रहा है यहां पर, एक बात बहुत अच्छी बोली एनसीईआरटी ने कि प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लाइफ की कंडीशन में क्या रखते हैं कि मान लो ह्यूमन है, वॉकिंग कर रहा है ना, लाउडली क्या कर रहा है भाई, यहां पर शाउटिंग कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, तो इस क्राइटेरिया से हम पहचान लेंगे ना कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन प्लांट के अंदर भी ग्रोथ और मूवमेंट होती है, एक डायरेक्शन में होती है। भाई प्लांट हमारी तरीके से वॉक नहीं करेगा ना, लेकिन उसमें ग्रोथ तो होती है। बात समझ में आ रही है? प्लांट में क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब यहां पर केवल एक्टिविटी बेस्ड पर, क्या केवल एक्टिविटी की वजह से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है? फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी यहां पर क्या कह रही है कि ओनली विजिबल मूवमेंट, यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिटरमाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ इज नॉट इनफ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपके सामने इस तरीके से खड़ा हूं, तो मैं विजिबल हूं, मैं आपको क्या हूं, विजिबल हूं, दिख रहा हूं, मेरी एक्टिविटीज आपको विजिबल है, दिख रही है। बात समझ में आ रही है? तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि दिस इज द लिविंग बॉडी। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया किसी भी लिविंग बॉडी के लिए सही है कि इसी क्राइटेरिया से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नहीं, एनसीईआरटी कहती केवल विजिबल मूवमेंट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये एविडेंस, इस तरीके का एविडेंस सही नहीं हो सकता है। अब क्यों कह रही है एनसीईआरटी, आगे देखिए, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आईज, टू द नेकेड आईज। अच्छा, अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत स्मॉल है ना मूवमेंट होते हैं, उसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। मेरी बात समझिए, आप मुझको देख पा रहे हो ना कि मैं किस तरीके की एक्टिविटी और मूवमेंट कर रहा हूं, ये विजिबल मूवमेंट है। लेकिन मेरी सेल्स के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है उसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। क्या वो विजिबल है? वो नेकेड आई से विजिबल नहीं है। आप मुझे एक्सटर्नली देख पा रहे हो, लेकिन इंटरनली जो एक्टिविटीज हो रही है इनसाइड द सेल, उसको आप विजिबल नहीं, वो एक्टिविटीज विजिबल नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक, फिर आपकी एनसीईआरटी कहती है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, वही बात है। अरे भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर
ढेर सारे सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, बोथ आर परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, एवरी ऑर्गन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल लंग्स का अलग रोल है, किडनी का अलग रोल है, पैंक्रियाज का अलग रोल है, लीवर का अलग रोल है। तो हर एक ऑर्गन बना है सेल से, और वहां पर बहुत स्मॉल अमाउंट में मॉलिक्यूलर मूवमेंट चलती है। क्या चलती है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट चलती है। बाय द वे, मैं आपसे कहूं कि मुझे चोट लग जाए, किसी को चोट लग जाए, चोट लगने के बाद क्या होता है, आदमी के पास हीलिंग कैपेसिटी होती है। हीलिंग कैपेसिटी का मतलब समझते हैं? जैसे हाथ पे चोट लग गई, हाथ पे क्या हो गई? चोट लग गई। अब वो चोट सही कैसे होगी? अब वहां पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? इंटरनली मूवमेंट होगा। क्या उस मूवमेंट को हम देख पा रहे हैं? वो इनविजिबल है। वो क्या है? इनविजिबल है। और ऐसा मूवमेंट कहां पर होता है? कहां पर होता है? लिविंग बॉडी के अंदर होता है। बात समझ में आ रही है? अब फिर एनसीईआरटी कहती है, फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? ठीक है, क्या जो ये इनविजिबल मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, जो हमारे इंटरनली अंदर चल रहे हैं, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है? आंसर होगा डेफिनेटली यस। बात समझ में आ रही है? जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर चल रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट चल रही है, ये सारी की सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे लिविंग होने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड द बॉडी बंद हो जाए तो ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, फिर एनसीईआरटी फिर आगे कह रही है, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। अगर मैं ये क्वेश्चन आप किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हो, किसी बायोलॉजी के टीचर से पूछते हो, प्रोफेसर से पूछते हो, तो उसका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड द बॉडी इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है? जो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं बॉडी के अंदर, ये सभी लिविंग बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। फिर क्या कहती है एनसीईआरटी? इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्टेड सम सेल्स एंड दैट इज partly why there is a controversial about whether they are truly alive or not। चलिए, वायरस के बारे में एनसीईआरटी कुछ कहती है कि भैया वायरस लिविंग बॉडी है कि नॉन लिविंग बॉडी है ना, और इसके अंदर किस तरीके का मॉलिक्यूलर मूवमेंट चलेगा या क्या होगा। मेरी बात समझिएगा, वायरस, यहां पर एक टर्म मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से आप इसको समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, वायरस, ठीक, वायरस को कहते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, दोनों है, दोनों के बीच की इंटरलिंक्ड ऑर्गेनिज्म है। अब बात समझिए, वायरस जो है इसको हम लिविंग भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वायरस इज ए लिविंग और नॉन लिविंग भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखिए, अब यहां पर कंडीशन है, वायरस के पास कंडीशन क्या है? जब ये लिविंग होगा, कब होगा? जब ये कांटेक्ट में आएगा। क्या आएगा? कांटेक्ट में आएगा। किसके कांटेक्ट में आएगा? किसी होस्ट के कांटेक्ट में आएगा, किसी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा। मान लीजिए ये वायरस जो है किसी ह्यूमन के अंदर चला गया, तो ह्यूमन के पास अपना खुद का डीएनए होगा। ह्यूमन के पास क्या होगा? अपना खुद का डीएनए होगा। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो ह्यूमन के डीएनए से ये क्या करेगा? ये वायरस क्या करेगा? अपना डीएनए जोड़ लेगा, अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट कर लेगा, तब ये लिविंग हो गया। बात समझो, जैसे कोई ह्यूमन है बेटा, तो ह्यूमन जो है वायरस से अफेक्ट हो गया। वायरस से क्या हो गया? अफेक्ट हो गया। तो जो ह्यूमन का डीएनए है ना, जो ह्यूमन का डीएनए है, अब वायरस ने अपने डीएनए को लाकर जोड़ लिया। किसके साथ? ह्यूमन के डीएनए से। तो उसको कहते हैं कि वायरस ने अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर लिया ह्यूमन के डीएनए से।
तो अब बताओ वायरस लिविंग हो गया कि नहीं हो गया? लिविंग हो गया। और जब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, नॉट, जब तक नहीं कर पाएगा तब तक वो किस कंडीशन में पड़ा रहेगा? नॉन लिविंग कंडीशन में पड़ा रहेगा। किस कंडीशन में पड़ा रहेगा प्यारे बच्चों? नॉन लिविंग कंडीशन में पड़ा रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट करेंगे, वायरस के पास डीएनए हो सकता है, वायरस के पास आरएनए हो सकता है। यह है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। दोनों एक साथ, मान लीजिए ये कोई वायरस है तो इसके पास या तो केवल डीएनए होगा या तो केवल आरएनए होगा। दोनों जेनेटिक मटेरियल उसके बॉडी में एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्या मैंने बोला? कोई वायरस है, उसको हम लिविंग भी कह रहे हैं, नॉन लिविंग भी कह रहे हैं। किस कंडीशन में लिविंग कहेंगे, किस कंडीशन में नॉन लिविंग कहेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो केवल डीएनए होगा या तो वो केवल आरएनए होगा। दोनों एक साथ एक वायरस के अंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है, थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। आगे एनसीईआरटी कहती है आपकी कि व्हाई आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर द लाइफ। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है हमारे लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दे कैन हैव द टिश्यू, ठीक है, हैव सेल्स एंड द सेल्स हैव द स्मॉलर कंपोनेंट इन देम एंड सो ऑन। अब यहां पर क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो ह्यूमन बॉडी को लिविंग रहने के लिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, एसिमिलेशन हो, बात समझ में आई है? इस सब प्रोसेस को कराने के लिए बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट का होना बहुत जरूरी है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि अगर मैं, देखिए एनसीईआरटी यहां पर एक बात और कहती है कि जो ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, वो बनी कैसे है, वो बनी कैसे। दो चीजें मैं आपको यहां पर समझा देना चाहता हूं प्यारे बच्चों। देखो यहां पर ध्यान से, मैं कहता हूं अगर मैं ह्यूमन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन क्या है? मल्टी सेलुलर है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन की बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? या एनिमल की। तो सबसे पहले हम कहते हैं सेल। सेल आपस में जब कंबाइंड होते हैं, क्या होते हैं? सेल आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। आपको मालूम होगा, ऑर्गन आपस में कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सबसे छोटी यूनिट ह्यूमन की बॉडी का क्या हो गया? सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। सेल को क्या कहते हैं? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। बात समझ में आई? मतलब चाहे टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ हो, चाहे ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ हो, चाहे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, चाहे ह्यूमन बॉडी का हुआ है, इन सबका फॉर्मेशन एक्चुअल में किससे हुआ है? सेल से हुआ है। क्योंकि बेसिक यूनिट बॉडी की क्या है? सेल है प्यारे बच्चों। अच्छा आप बताओ बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा जो यूनिसेलुलर है? ह्यूमन क्या क्या करता है? पहले ये बात समझो, ह्यूमन क्या क्या करता है? ह्यूमन रेस्पिरेशन करता है, ह्यूमन ब्रीदिंग करता है, ह्यूमन डाइजेशन करता है, ह्यूमन एक्सक्रीशन करता है, ह्यूमन एसिमिलेशन करता है। सारी प्रोसेस को ह्यूमन करता है। और ऑल द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमंस परफॉर्म्ड बाय द सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ह्यूमन के अंदर जितना भी फंक्शन चल रहा है उसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन है। बात समझ में आ रही है? लीवर है, किडनी है, लंग्स है, बात समझ में आ रही है? पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, हार्ट है, अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर मैं बात करूं एक बैक्टीरिया की, ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या है बेटा? एक बैक्टीरिया है। इसकी बॉडी जो है बनी है एक सिंगल सेल से, एक सिंगल से डॉट है यार, जो कि शायद नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा बैक्टीरिया है, माइक्रोन मीटर में साइज होती है। तो अब इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, एक सिंगल सेल से ये मिलके बना हुआ है। और ये भी क्या करता है? सारे काम को करता है। ये भी रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, एसिमिलेशन भी करता है एक सिंगल सेल से। लेकिन इसकी बॉडी जो है वो सिंपल में आएगी, किस में आएगी? सिंपल बॉडी में आएगी। और हमारी बॉडी किस में आएगी प्यारे बच्चों? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी। क्या आएगी? कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो कि इसके पास नहीं है। आगे बात करते हैं फिर एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। लिखा कि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ओवर द टाइम। भाई देखो बेटा, इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, बात समझ में आ रही? ऑर्गेनाइज हुआ है। आगे फिर लिखा है कि इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नॉट लॉन्गर बी अलाइव। देखो बॉडी का जो सिस्टम बना है, चाहे वो यूनिसेलुलर का हो चाहे वो मल्टी सेलुलर का हो, अगर में उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, चाहे वो बैक्टीरिया की बॉडी हो चाहे ह्यूमन की बॉडी हो, तो उसको सरवाइव करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर आगे लिखा हुआ है यहां पर, सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। अब प्यारे बच्चों, जितने भी लिविंग क्रिएचर होते हैं उनके अंदर अपने वो सेल को खुद से मेंटेन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको एग्जांपल एक दिया था हीलिंग कैपेसिटी का। चाकू है आपके हाथ में, अगर मैं चाकू से आप कोई काम कर रहे हैं, आपका फिंगर मान लीजिए कट गया या कहीं चोट लग गई गेम खेलने के दौरान, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या वो चोट ऐसे ही पड़ी रहेगी? नहीं, पहले क्या होता है, वो चोट धीरे 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 सही होती है। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है एक स्मॉल स्केल पे, जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है। और वो चोट, जहां पर वो चोट लगी थी, वो धीरे धीरे चोट क्या हो जाएगी? एकदम सही हो जाएगी। इसको कहते हैं हीलिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं? हीलिंग कैपेसिटी। तो हमारी सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। किस चीज की कैपेसिटी? सेल रिपेयरिंग की। अगर में कोई सेल डैमेज हो गई तो हमारी बॉडी उसको रिपेयर कर सकती है, और यही क्राइटेरिया ह्यूमन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में बहुत ज्यादा मदद करती है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर आगे लिखा है, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। भाई बॉडी में जो भी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, ठीक है, या तो ऑर्गन सिस्टम हो या कंप्लीट बॉडी हो, बना किस चीज से है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक। आगे लिखिए, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो भैया अगर में हमारा सेल, हमारा टिश्यू, हमारा ऑर्गन बना है मॉलिक्यूल से, तो पूरे बॉडी में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूल का मूवमेंट अगर में शरीर के अंदर रुक जाता है तो ह्यूमन की लाइफ भी क्या हो जाएगी? और रुक जाएगी, मतलब ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। यार बात समझ में आ रही है? चलिए, अरे भाई फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ भी खाते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व कहां पर हो जाते हैं? ब्लड में। ब्लड क्या करता है? पूरे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे सेल्स के अंदर। फिर सेल्स के अंदर क्या चलेगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट चलेगा, जिससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट का होना बड़ा जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, नहीं तो ह्यूमन की डेथ हो जाएगी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। फिर एनसीईआरटी कहती है, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये तो बात रही यहां पर एनसीईआरटी के कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट्स की, जहां पर एनसीईआरटी ने कुछ बेसिक बातें थोड़ा सा समझाई है प्यारे बच्चों। अब कल जब मैं आपके लिए नया लेक्चर लेके आऊंगा तो एक्चुअल में वहां पर पढ़ेंगे व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। ये आपके एनसीईआरटी की पहली हेडिंग है, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूंगा। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए जो भी एक्टिविटी करता है ना यार, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ह्यूमन है, हम लोग हैं, हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं?
बता दीजिए। रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरी बहुत उम्मीद करता हूं कि पूरा लेक्चर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है, एक अच्छा नोट्स क्रिएट करना। कल जब हम आपके साथ रूबरू होंगे तो एक अच्छे नोट्स के साथ होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ भी होंगे, जो कि एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, हार्डवर्क करते रहिए। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए किसके साथ? आइडिया के साथ। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, हार्डवर्क करते रहें बेटा।